नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। रात के 7:30 बज चुके थे। पूरे घर में कहीं बाहर जाने की तैयारी की हलचल मची हुई थी। ड्राइंग रूम में बैठी कमला देवी बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और झुंझुलाकर बोली, अरे यह सुहानी अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? हर बार कहीं जाना हो तो सबसे ज्यादा समय वही लगाती है। तभी सोफे पर बैठे राघव ने मोबाइल देखते हुए ताना मारा, मम्मी आप भी जानती है ना, चाहे वह कितना भी समय लगा ले फर्क क्या पड़ता है। गांव की सीधी सादी लड़कियां कभी स्मार्ट नहीं लग सकती। इतने में ऑफिस से लौटी काजल भी हंसते हुए वहीं आकर बैठ गई और बोली, सही कह रहे हो भैया, बड़ी भाभी चाहे कितना भी सज ले, उनके हाथों से तो हमेशा आटे और मसाले की ही खुशबू आती है। पता नहीं आप उन्हें हर पार्टी और फंक्शन के साथ क्यों लेके जाते हो। राघव हल्की हंसी दबाते हुए बोला, अरे मजबूरी है। पिछली बार जब उसे साथ नहीं ले गया था तो रिश्तेदारों ने कितने सवाल खड़े कर दिए थे। तभी अंदर कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और सुहानी बाहर आई। हल्के रंग की साड़ी, चेहरे पर सादगी और आंखों में मासूमियत उसे इतना अलग बना रही थी कि कुछ पल के लिए सबकी नजरें उसी पर टिक गई। लेकिन अगले ही पल कमला देवी ने चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, चलो अब जल्दी करो, देर हो रही है। सुहानी चुपचाप सिर झुकाकर रसोई की तरफ बढ़ गई, और क्योंकि उसे पता था कि घर में उसकी तारीफ शायद ही कभी होने वाली थी। थोड़ी देर बाद काजल ने बैग सोफे पर रखते हुए ऊंची आवाज में कहा, भाभी पहले एक गिलास पानी तो दे दीजिए, ऑफिस में बहुत काम था। सुहानी तुरंत ट्रे में पानी लेकर आई, लेकिन पानी पीते ही काजल ने मुंह बनाकर कहा, इतना साधारण पानी थोड़ा ठंडा नहीं दे सकती थी क्या? बाहर इतनी गर्मी है। कमला देवी ने भी तुरंत सुहानी को डांटते हुए कहा, तुझे इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती? बाहर से थक कर आई है और तू गुनगुना पानी दे रही है। सुहानी चुपचाप गिलास उठाकर वापस मुड़ने लगी तो काजल फिर बोली, रहने दो, अब जल्दी से अदरक और इलायची वाली चाय बना दो, कम से कम चाय तो ढंग की मिल जाए। सुहानी बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। उधर काजल अपना बैग खोलकर अपनी माँ को कपड़े दिखाने लगी और बोली, देखिए माँ, यह ड्रेस मैं निशा भाभी के लिए लाई हूँ। उन पर वेस्टर्न कपड़े कितने अच्छे लगते हैं ना। कमला देवी खुश होकर बोली, हाँ, हमारी छोटी बहू पर तो हर चीज जचती है। रसोई में खड़ी सुहानी यह सब सुन रही थी। उसके हाथ चाय बना रहे थे, लेकिन मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस घर में उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं? पूरा घर संभालने के बाद भी आखिर क्यों उसे सिर्फ काम करने वाली समझा जाता है? क्या सिर्फ इसीलिए कि वह नौकरी नहीं करती? ऐसे सवाल उसके मन में रोज उठते थे, लेकिन सास और ननंद के डर से वह कभी खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ देर बाद वह चाय और साथ में चिप्स पापड़ लेकर बाहर आई तो काजल ने ताना मारते हुए कहा, वाह, आज तो तुमने जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी वाला काम किया है। कहने को तो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, लेकिन काम तुम्हारे छोटे बच्चों से भी ज्यादा बेढंग होते हैं। जरा निशा भाभी को ही देख लो, ऑफिस भी संभालती है और घर भी। काजल की बात सुनकर सुहानी का मन फिर से बुझ गया। सुबह से रात तक सबकी सेवा करने वाली सुहानी को घर में हर कोई किसी न किसी बात पर नीचा दिखा ही देता था। तभी कुछ देर बाद राघव भी ऑफिस से वापस आ गया और हमेशा की तरह सुहानी तुरंत उसके लिए पानी लेकर आ गई। पानी पीते ही हुए राघव बोला, कल मेरे दोस्त की शादी की सालगिरह की पार्टी है और हम सबको वहां जाना है। काजल तुम शाम को तैयार रहना, कोई बहाना नहीं चलेगा। भाई की बात सुनकर काजल ने थकी हुई आवाज में कहा, ठीक है भैया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। ऑफिस का काम करके वैसे भी बहुत थक जाती हूँ। अगर समय पर ऑफिस से लौट आई तो चलूंगी, वरना बहुत थक जाती हूँ। और हाँ राघव, तुम्हारी सैलरी कब आएगी? घर के कई खर्च बाकी है। यह सुनते ही राघव का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं, कंपनी वाले इस बार भी सैलरी लेट कर रहे हैं। काजल तुरंत चिढ़कर बोली, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर मैं अकेली कब तक सब संभालूंगी? निशा भाभी की तरह तुम्हारी पत्नी से तो नौकरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो बिल्कुल गांव की सीधी सादी औरत है। तुम्हारी तनख्वाह भी कोई खास नहीं है। जल्दी से दूसरी नौकरी ढूंढो जहां पैसे अच्छे मिले, वरना मैं साफ कह देती हूँ कि मैं तुम दोनों का खर्च नहीं उठा पाऊंगी। यह सुनकर राघव चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। तभी कमला देवी ने बात संभालते हुए कहा, अरे ढूंढ लेगा बेटा, इतना परेशान क्यों होता है? और सुनो सुहानी, कल पार्टी में अच्छे से तैयार होकर जाना, कहीं ऐसे ही देहातन बनकर हमारी इज्जत मत उतरवा देना। काजल तू ही इसे थोड़ा तैयार कर देना। काजल ने तुरंत मुंह बनाकर कहा, मम्मी मुझसे यह फालतू काम मत करवाइए, मुझे कोई शौक नहीं है इसे सजाने का। सुहानी चुपचाप खड़ी सब सुनती रही और फिर बिना कुछ कहे रसोई में जाकर राघव के लिए चाय बनाने लगी। रात को जब सब अपने अपने कमरे
में चले गए तब सुहानी अलमारी खोलकर अपनी साड़ियां निकाल निकाल कर देखने लगी। वह धीरे से राघव से बोली, सुनिए, कल कौन सी साड़ी पहनूं? राघव ने उसकी तरफ देखकर ताने भरे अंदाज में कहा, तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े हैं भी या क्या? बस वही पुरानी साड़ियां पहनकर मेरी माँ जैसी लगने लगती हो। पार्टी में लोग मॉडर्न कपड़े पहनकर आते हैं और तुम वैसी देसी अंदाज में पहुंच जाओगी। सच कहूं तो समझ नहीं आता कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। जो मेरी शादी तुमसे हुई। यह सुनते ही सुहानी की आंखें भर आई। उसके मन में आया कि कह दे, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं आई थी। तुम्हारी माँ ही मुझे पसंद करके इस घर में ले आई थी। लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसे महसूस होने लगा कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं बची। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वह काजल के कमरे में गई और बोली, दीदी, अगर आपके पास कोई ड्रेस हो तो मुझे कल के लिए दे दीजिए। काजल पहले उसे घुरकर देखने लगी और फिर जोर जोर से हंस पड़ी। तुम और ड्रेस पहनोगी? तुम्हें पता भी है ड्रेस कैसे पहनी जाती है? कहीं तुम निशा भाभी की नकल तो नहीं कर रही? यह सुनकर सुहानी चुप हो गई। घर में हर दिन उसे किसी न किसी बात पर छोटा महसूस कराया जाता था, जबकि वह इस घर की बड़ी बहू थी। अगले दिन सुबह जब वह काजल के लिए टिफिन तैयार कर रही थी तो काजल फिर ताना मारते हुए बोली, शाम को पार्टी में लहंगा पहनकर मत पहुंच जाना, वरना कहीं राघव भैया तुम्हें देखकर शर्म से बेहोश ना हो जाए। वैसे भी तुम उन्हें कभी पसंद नहीं थी। काजल की यह बात सुहानी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। सच तो यह था कि सुहानी निशा से कहीं ज्यादा सुंदर थी, लेकिन क्योंकि निशा पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी फराटे से बोलती थी और ऑफिस में नौकरी करती थी, इसीलिए घर में हर कोई उसी की तारीफ करता था। जबकि बीए पास होने के बावजूद सुहानी को हमेशा गंवार और देहाती कहा जाता था। अब वह इन तानों से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके मन में पहली बार यह ख्याल आया कि आखिर वह क्यों खुद को इतना कमजोर समझे। वह भी पढ़ी लिखी है, वह भी नौकरी कर सकती है, वह भी अच्छे कपड़े पहन सकती है। आखिर उसमें कमी क्या है? धीरे धीरे उसके मन में खुद को बदलने का जज्बा जागने लगा। जब काजल ऑफिस चली गई और राघव भी घर से निकल गया तो सुहानी ने कमला देवी को नाश्ता दिया और फिर धीरे से काजल के कमरे में चली गई। काजल अक्सर अपनी अलमारी लॉक नहीं करती थी। सुहानी ने अलमारी खोली और वही नई जींस ढूंढने लगी जो काजल कुछ दिन पहले निशा के लिए खरीद कर लाई थी। थोड़ी तलाश के बाद उसे वह जींस मिल गई। वह उसे चुपके से अपने कमरे में ले गई और पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखकर वह हैरान रह गई। वह बिल्कुल अलग लग रही थी, आत्मविश्वासी, स्मार्ट और खूबसूरत। उसने आईने में खुद को बार बार देखा और उसके मन में एक नया हौसला जन्म लेने लगा। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह सबको दिखाकर रहेगी कि वह किसी से कम नहीं है। वह भी आधुनिक कपड़े पहन सकती है, नौकरी कर सकती है और अपनी अलग पहचान बना सकती है। सुहानी को सिलाई कढ़ाई का बहुत अच्छा काम आता था और उसके पास अपनी सिलाई मशीन भी थी। अब उसके मन में एक ऐसा विचार जन्म ले चुका था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिलाई सीख चुकी सुहानी आज अपने उसी हुनर को याद करके कुछ नया करने की धुन में थी। वह अपनी अलमारी में पुराने कपड़े और डिजाइन ढूंढते हुए कुछ सोच रही थी। तभी कमरे में कमला देवी आ गई और तेज आवाज में बोली, अरे क्या कर रही है तू यहाँ? चल पहले मेरे लिए सिकंजी बना कर ला। तभी उनकी नजर कमरे के कोने में रखी सिलाई मशीन पर पड़ी तो वह ताना मारते हुए बोली, अरे अब यह क्या शुरू कर दिया? पता नहीं आज कौन सा नुकसान करने वाली है। तुझे कुछ आता भी है या बस यूं ही अपने मायके से यह मशीन उठा लाई थी? मैंने तो तुझे आज तक फटे कपड़ों के अलावा कुछ और सिलते नहीं देखा। सुहानी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उसके मन में आया कि कह दे मम्मी जी, मुझ में भी हुनर है, बस उसी दिखाने का मौका कभी मिला ही नहीं। लेकिन वह कुछ नहीं बोली। सच तो यह था कि घर के कामों से उसे कभी अपने लिए समय ही नहीं मिला। पहले निशा भी यही करती थी। घर के कामों से बचने के लिए नौकरी का बहाना बनाकर दूसरे शहर चली गई और अब पूरा घर अकेले सुहानी के सिर पर था। कमला देवी बाहर जाकर बैठ गई और सुहानी उन्हें सिकंजी देकर फिर से अपने काम में लग गई। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे और आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। शाम होने लगी और घड़ी में 7 बजने वाले थे कि बाहर से फिर कमला देवी की आवाज आई, अरे आज पूरा दिन हो गया, पता नहीं किस चीज में घुसी हुई है। अब चाय मिलेगी भी या मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी? सुहानी तुरंत उठी, रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाकर ले आई। लेकिन चाय देकर वह फिर तेजी से अपने कमरे में लौट गई, क्योंकि उसे काजल के आने से पहले अपना काम खत्म करना था। उसने शाम तक सब कुछ समेट दिया। कमरा
भी पूरी तरह साफ कर दिया ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो कि वह पूरे दिन किसी खास काम में लगी थी। थोड़ी देर बाद काजल ऑफिस से वापस आई। सुहानी ने उसके लिए भी चाय बनाई। चाय लेते हुए काजल ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोली, कल पार्टी में जाने की तैयारी ठीक से की भी है या फिर वही गंवारों जैसी बनकर चल दोगी? पढ़े लिखे लोगों की महफिल में साड़ी का घूंघट निकालकर मत पहुंच जाना। अगर आज भी स्मार्ट नहीं लगी ना तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। कमला देवी ने भी तुरंत हामी भरते हुए कहा, सही कह रही है काजल, शहर में आकर तो लोगों के तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन एक हमारी बहू है जिसे आज तक शहर में रहने का ढंग नहीं आया। यह सुनकर सुहानी के मन में जैसे बरसों का दर्द जाग उठा। वह मन ही मन सोचने लगी, इन लोगों ने ही तो मुझे हमेशा साड़ी और पल्लू में बांध कर रखा है। मैं भी जींस पहनना चाहती हूँ, ड्रेस पहनना चाहती हूँ, अपने मन का जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मुझे यही कहकर रोक दिया जाता है कि बहू होकर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। घर में कोई आ जाए तो मम्मी जी सिर से पल्लू तक हटने नहीं देती, और अब वही कह रही है कि मैं घूंघट करके जाती हूँ। इंसान को इतना भी दोगला नहीं होना चाहिए। उसके दिल में अब धीरे धीरे आत्मसम्मान की आग जलने लगी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह इन सबको आईना दिखाकर रहेगी। वह साबित करेगी वह सिर्फ रसोई तक सीमित रहने वाली औरत नहीं है। उसमें भी हुनर है, आत्मविश्वास है, और वह भी आधुनिक तरीके से जी सकती है। कुछ देर बाद राघव भी ऑफिस से घर लौट आया। उसने चाय पीते हुए कहा, सुहानी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और काजल तुम भी। तुम दोनों को तैयार होने में वैसे भी बहुत समय लगता है। यह सुनकर सुहानी ने पहली बार चुपचाप सिर झुकाने के बजाय आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। सुहानी को साड़ी पहनने में ही 1 घंटा लग जाता था। राघव ने गुस्से में कहा, सुहानी, एक बात कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने वहां मुंह खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर में रख रहा हूं, वही बहुत है। यह सुनते ही सुहानी का मन रोने को हो गया। वह राघव से बेहद प्यार करती थी, लेकिन राघव कभी उसे अपना नहीं पाया। उसने कई बार कोशिश की थी कि वह अपने पति के दिल में अपने लिए थोड़ी जगह बना सके, मगर हर बार कमला देवी बीच में आकर सब बिगाड़ देती थी। राघव हमेशा यही कहता था कि सुहानी कभी ढंग से तैयार नहीं हो पाती, क्योंकि कमला देवी खुद उसे हर समय टोकती रहती थी। कभी कहती, अरे यह गांव की लड़की जींस पहनेगी तो हमारी और बेइज्जती करवाएगी, तो कभी निशा की तारीफ करते हुए बोलती, निशा को देखो कितने अच्छे तरीके से वेस्टर्न कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने का भी एक ढंग होता है। यह सब सुन सुनकर सुहानी अंदर ही अंदर तिल मिला उठती थी। आज उसके मन में जैसे बरसों का दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज मैं कमला देवी को अपना वह रूप दिखाऊंगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आज भी किसी ने मुझे रोका तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। आज पहली बार उसने फैसला किया कि वह अपने ऊपर लगाए गए हर बंधन को तोड़ देगी। कुछ देर बाद काजल और कमला देवी दोनों तैयार होने चली गई। दूसरी तरफ राघव भी अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा। तैयार होकर वह बाहर आकर बैठ गया और ऊंची आवाज में बोला, सुहानी, जल्दी हो तैयार हो जाओ, और याद रखना कहीं जोकर बनकर बाहर मत आ जाना। राघव की बात सुनकर सुहानी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संवारने लगी। उसने मोबाइल में एक वीडियो देखकर बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाई। उसके लंबे बाल इतने सुंदर लग रहे थे कि खुद उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने हल्का लेकिन बेहद आकर्षक मेकअप किया। सुहानी पहले से भी बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी यही खूबसूरती कहीं न कहीं काजल को चुभती थी। आज सुहानी पहली बार अपनी खूबसूरती को खुलकर उभार रही थी। उधर बाहर कमला देवी तैयार होकर बैठ गई और झुंझुलाकर बोली, अरे यह सुहानी रानी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? राघव अखबार पलटते हुए बोला, अरे मम्मी, मुझे पता है, चाहे वह कितना भी समय लगा ले, दिखेगी तो वैसे ही। साड़ी पहनने में ही घंटों लगा देती है। उसे लगता है कि वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंसान को स्मार्ट भी तो होना चाहिए, और वह तो है नहीं। तभी काजल भी बाहर आकर बैठ गई और ताने मारते हुए बोली, पता नहीं अंदर ऐसा क्या कर रही है तुम्हारी बीवी। कितना भी परफ्यूम लगा ले, इसके अंदर से तो रसोई की ही खुशबू आएगी। और तुम भी ना भैया, इसे हर जगह साथ क्यों ले जाते हो? राघव ने धीरे से कहा, उसे साथ ले जाना मेरी मजबूरी है। याद है ना पिछली बार जब उसे पार्टी में नहीं ले गया था तो उसने अपनी माँ को बता दिया था। फिर उसकी माँ ने मुझे फोन करके कितना सुनाया था। यह सुनकर काजल बोली, तो तुम उसकी माँ से डरते हो क्या? राघव थोड़ा हंसते हुए बोला, डरना पड़ता है,
उनके घर का बंटवारा होने वाला है और सुहानी भी अपने पापा की दो बेटियों में से एक है। उसके हिस्से में कुछ न कुछ तो आएगा ही। अगर अभी उसे लड़ाई रखूंगा तो बाद में कुछ हाथ नहीं लगेगा। वैसे भी अच्छा है कि वह थोड़ी दबकर रहती है, वरना पता नहीं क्या होता। यह सुनकर काजल मुंह बनाकर बोली, जो भी हो, अब महारानी से पूछो कि बाहर कब आएगी। हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। राघव उठकर दरवाजे के पास गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, अरे सुहानी, चलना नहीं है क्या? कहीं इतना जोकर तो नहीं बन गई कि लोग तुम्हें देखकर हंसने लगे। जल्दी बाहर आओ, देर हो रही है। अंदर कमरे में खड़ी सुहानी ने आखिरी बार खुद को आईने में देखा और मुस्कुराकर बोली, आज मुझे देखकर सच में सबके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने मुझे ऑफिस वाली लड़कियों से कम समझा था, लेकिन आज इन्हें पता चलेगा कि मुझ में कितना हुनर है। इसके बाद उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी नजरें सुहानी से हट ही नहीं रही थी। कमला देवी और काजल ने भी जब उसे देखा तो दोनों दंग रह गई। सुहानी ने जींस के साथ एक बेहद खूबसूरत टॉप पहना हुआ था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से सिलकर तैयार किया था। ऊपर से उसने एक लंबा नेट का स्कर्ट पहन रखा था, जो उसके पूरे लुक को और भी स्टाइलिश बना रहा था। उसका हेयर स्टाइल, मेकअप और आत्मविश्वास, सब कुछ इतना शानदार था कि कोई भी उसे देखकर नजरें नहीं हटा पा रहा था। आज वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। सबसे पहले काजल के मुंह से निकला, यह जींस तो मैं निशा भाभी के लिए लाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इसे पहन ली। इस पर सुहानी चुप नहीं रही। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैंने आपसे ड्रेस मांगी थी, लेकिन आपने देने से मना कर दिया। फिर मुझे यह जींस याद आ गई। मैंने सोचा, वैसे भी आप मेरे लिए तो कभी कुछ लाती नहीं हो, हमेशा निशा के लिए ही सामान लाती हो, इसीलिए मैंने इसे अपना गिफ्ट समझ लिया। और देखिए, यह मुझ पर भी उतनी ही अच्छी लग रही है। सुहानी की यह बात सुनकर काजल का चेहरा उतर गया। वह चाहकर भी राघव के सामने कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि आज सचमुच सुहानी जींस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। और पहली बार सबको एहसास हो रहा था कि जिसे वे हमेशा गंवार समझते रहे, असल में वह किसी से कम नहीं थी। इसके बाद सुहानी ने राघव की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमें तो देर हो रही थी ना, चलिए चलते हैं। अगर आप कहे तो मैं कपड़े बदल देती हूँ। राघव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं ठीक है, चलो अब देर हो रही। यह सुनकर सुहानी के दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। वह कब से अपने पति के एक प्यार भरी नजर के लिए तरस रही थी। वह चाहती थी कि राघव एक बार उसकी तारीफ करे, उसे देखकर मुस्कुराए, लेकिन राघव बार बार नजरें हटाने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि आज उसकी पत्नी इतनी बदल कैसे गई। कुछ देर बाद सब लोग गाड़ी में बैठ गए। सुहानी हमेशा की तरह पीछे की सीट पर बैठ गई, लेकिन पूरे रास्ते राघव बार बार बैक व्यू मिरर से उसे देखता रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि जिसे वह हमेशा साधारण समझता रहा, वह असल में कितनी खास है। जब सब लोग पार्टी के वेन्यू पर पहुंचे तो राघव ने पहली बार सबके सामने सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाना शुरू किया। राघव का हाथ पकड़ते ही सुहानी के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिरहन तोड़ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि शादी के बाद पहली बार उसके पति ने उसे इस तरह अपनापन दिया था। पार्टी में पहुंचते ही राघव के दोस्त उसके कान में कहने लगे, यार तेरी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है। कोई कह रहा था भाभी तो बिल्कुल मॉडल लग रही है। और यह सब सुनकर सुहानी के चेहरे पर आत्मविश्वास और भी बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। पार्टी में वह राघव के दोस्तों की पत्नियों से बड़े आत्मविश्वास के साथ बातें कर रही थी। वह अंग्रेजी में भी बात कर रही थी, जिसे देखकर राघव पूरी तरह हैरान था। आज सुहानी अपने सारे हुनर दुनिया के सामने ऐसे रख रही थी जैसे उसके पास खुद को साबित करने का यही आखिरी मौका हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज राघव ने उसे एक बार भी नहीं टोका, ना डांटा और ना ही शर्मिंदगी महसूस करवाई। लेकिन दूसरी तरफ काजल अंदर ही अंदर जल रही थी। वह बार बार कमला देवी के कान में कह रही थी, मम्मी देखो इसे, कितना इतराकर घूम रही है, जैसे इसे अचानक पंख लग गए। घर चलो फिर बताती हूँ इसे। सच तो यह था कि काजल को सुहानी की खूबसूरती और स्मार्टनेस देखकर जलन हो रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग घर पहुंचे तो घर में घुसते ही काजल गुस्से से बोली, बहुत इतराना हो गया महारानी, अब यह जींस वापस करो, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी महंगी जींस पहनने की। यह सुनते ही सुहानी का चेहरा सख्त हो गया। उसने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ काजल की आंखों में आंखें डालकर कहा, काजल मेरी
औकात क्या है यह मैं तुम्हें चुटकियों में दिखा सकती हूँ। मैं गांव की जरूर हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी भी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी नजरों में मेरी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं, और यह तुम्हारी सोच की समस्या है, मेरी नहीं। इस घर में मुझे कभी खुलकर बोलने नहीं दिया गया, अपनी पसंद के कपड़े पहनने नहीं दिए गए, और हमेशा यही जताया गया कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आज तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया होगा। और रही इस जींस की बात, तो मैं इससे भी महंगी जींस खरीद सकती हूँ और पहन भी सकती हूँ। अब तक मैं सिर्फ मम्मी जी की इज्जत करती थी, इसीलिए उनकी हर बात मान लेती थी, मगर अब बहुत हो गया। अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। अगर तुम लोग मेरा साथ देना चाहते हो तो ठीक है, और अगर नहीं देना चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहानी की बातें सुनकर कमला देवी उसे फटी आंखों से देखती रह गई। आज पहली बार उनकी बहू ने इतनी हिम्मत से जवाब दिया था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। सुहानी गुस्से में राघव की तरफ देखकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी पीछे से उसे राघव की आवाज सुनाई दी। राघव ने काजल से सख्त लहजे में कहा, काजल, तुम हमेशा सुहानी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उस जींस के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, और खबरदार, अगर आज के बाद तुमने उसे देहाती कहा तो। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सुहानी क्या है। सच कहूं तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं आज तक उसे गलत समझता रहा, जबकि वह किसी से कम नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, वह तुम्हारी बड़ी भाभी है। अगर उसकी इज्जत कर सकती हो तो ठीक है, वरना फिर निशा भाभी के पास जाकर रहो। राघव की यह बात सुनकर काजल स्तब्ध रह गई। उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसका भाई पहली बार सुहानी के पक्ष में खड़ा हुआ है। कमला देवी भी चुप थी। राघव गुस्से में वहां से सीधा कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने जैसे ही सुहानी की तरफ देखा, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन आज उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें पहली बार अपने अस्तित्व को पहचान लेने की ताकत भी थी। आज राघव ने सुहानी के लिए वह किया था जिसका वह बरसों से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने सुहानी की आंखों में आंसू देखे, उसका दिल भर आया। वह धीरे से उसके पास आया, उसके आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोला, सुहानी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम में कमियां ढूंढता रहा, लेकिन आज मेरी आंखों पर पर्दा हट गया है। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। यह सुनते ही सुहानी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। राघव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पहली बार सुहानी को अपने पति की बाहों में वह अपनापन महसूस हुआ, जिसके लिए वह इतने सालों से तरस रही थी। कुछ पल बाद सुहानी ने धीमे स्वर में कहा, मैं हमेशा से अपना बुटीक खोलना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। हर बार डर, जिम्मेदारियों और लोगों की बातों ने मेरे सपनों के आगे खड़ी हो जाती थी। राघव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो करना चाहती हो खुलकर करो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर सुहानी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। बाहर हॉल में बैठी काजल अभी भी गुस्से में अपनी माँ कमला देवी से कह रही थी, माँ, आपने देखा ना भैया किस तरह मुझ पर गुस्सा कर गए, मुझे ही गलत साबित कर दिया। कमला देवी ने इस बार शांत स्वर में अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, अरे बेटा, बात सिर्फ एक जिन्स की नहीं है। बात यह है कि आज पहली बार हमने सुहानी का असली रूप देखा। अगर वह जींस पहन लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छी तो लग रही थी, और देखा नहीं उसने अपने हाथों से कितना सुंदर टॉप सिलकर पहना था। सच कहूं तो इतना हुनर मैंने निशा में भी नहीं देखा। आज मुझे समझ में आया कि गलती हमारी थी, हमने उसे हमेशा कम समझा। काजल अपनी माँ की बातें सुनकर चुप हो गई। शायद पहली बार उसे भी एहसास हो रहा था कि वह सुहानी से सिर्फ जलती रही थी। कुछ देर बाद कमला देवी खुद उठकर सुहानी के कमरे में गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सुहानी चुपचाप बैठी हुई थी। कमला देवी उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे गले लगाकर बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, हमेशा तुझे रोकती रही, तुझे छोटा दिखाती रही, लेकिन आज मैं समझ में आया कि तू कितनी काबिल है। कमला देवी की आंखों में भी आंसू आ गए। सुहानी ने तुरंत उनके पैर छू लिए और बोली, मम्मी जी, मुझे आप सबसे सिर्फ थोड़ा सा भरोसा चाहिए था। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले हर समय ताने और तुलना होती थी, वहीं अब घर में अपनापन बढ़ने लगा। राघव अब हर छोटे बड़े काम में सुहानी का साथ देता था। उसने खुद सुहानी के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी और घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, सुहानी बुटीक। धीरे धीरे कॉलोनी की महिलाएं उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। सुहानी अपने हुनर से नए नए डिजाइन बनाती और हर कोई उसकी तारीफ करता। अब लोग उसे गांव की गंवार बहू नहीं, बल्कि बुटीक वाली सुहानी के नाम से पहचानने लगे थे। काजल का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा।
अब वह सुहानी से सलाह लेने लगी थी और कभी कभी उसके काम में मदद भी कर देती थी। कमला देवी भी हर किसी से गर्व से कहती, मेरी बहू बहुत हुनरमंद है। सुहानी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़की को वे कभी अपने ही घर में बोलने तक की इजाजत नहीं थी, आज वही अपने हुनर और आत्मविश्वास से सबकी सोच बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि अगर इंसान खुद के लिए खड़ा हो जाए तो जिंदगी सच में बदल सकती है। अगर उस दिन वह डरकर फिर चुप हो जाती तो शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। इसीलिए कभी कभी अपनी पहचान बनाने के लिए एक सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी इंसान को उसके कपड़ों, गांव या शांत स्वभाव से कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, बस उसे पहचाने और निखारने वाला चाहिए। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।